हमारे YouTube वीडियो चैनल में। इसका नाम है SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। चूँकि हम लोग मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में आज का जो टॉपिक होगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए, नेट का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको समझने के लिए कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं सम उत्पाद वक्र क्या है, या सम उत्पाद वक्र कहिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात को समझिए। मान लीजिए कि आप उत्पादक हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो आप चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा मुनाफा कमाए है, और इसके अलावे क्या चाहते हैं? अब मुनाफा कमाने के लिए आप क्या करते हैं? आपके पास जो भी फैक्टर हैं, लैंड हो, लेबर, कैपिटल या फिर अदर फैक्टर हैं, उसको आप एक एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई लागत कम हो। तो मुनाफा कमाने के लिए आप क्या करते हैं? एक टारगेट सेट करते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पता चलता है कि हमको मुनाफा इस साल कितना कमाना है। उस हिसाब से हर एक उत्पादक या हर एक कंपनियां टारगेट सेट कर लेती है कि हमको उत्पादन कितना करना है इस साल में, या एक महीने में उत्पादन कितना करना है। क्या सेट करता है कि उत्पादन कितना करना है। अब पेपर में भी पढ़ते होंगे, आर्टिकल छपते रहता है कि टाटा सुजुकी ने इस साल 1000 टाटा या सुजुकी ने इस साल 1000 वाहन बनाने का फैसला किया है, 1000 वाहनों को बाज़ार में बेचेगी। यामाहा ने इस साल 10,000 मोटरसाइकिल बेचने का लक्ष्य रखा है, यानी 10,000 मोटरसाइकिल का उत्पादन करेगा, है ना। तो इस तरह का एक उत्पादक क्या करता है, कितना उत्पादन करना है वो पहले ही सेट कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि भाई हमारे पास जो मशीनरी वगैरह हैं और जो कैपिटल है, हम 100 यूनिट गुड्स का हर एक दिन प्रोडक्शन करेंगे। कितना? 100 यूनिट्स का, एक दिन में या एक सप्ताह में, एक महीना में, जो अब टाइम मान के चलिए। तो अब एज ए प्रोड्यूसर हम क्या सोचते हैं कि भाई अच्छा बताओ कि कितना लेबर लगाएंगे, कितना कैपिटल लगाएंगे जो हमारा 100 यूनिट उत्पादन हो जाएगा। हम सोचते हैं, एक उत्पादक सोचता है, तो उसके दिमाग में कई बातें चलती है, कितने लेबर लगाएंगे, कितने कैपिटल लगाएंगे, तो हमारा 100 यूनिट का उत्पादन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फैक्टर एक्स मान लीजिए 2 यूनिट लगाया, मान लीजिए कि ये मशीनरी है, और 2 एक्स फैक्टर लगाया, वाई फैक्टर मान लीजिए 15 लगाया, तो उसका 100 यूनिट का उत्पादन हो जाएगा। उत्पादक के दिमाग में ये भी एक बात और चली, ऐसा करते हैं कि भाई एक्स को 4 यूनिट लगा देने से और वाई को 11 यूनिट लगा देने से तो भी 100 यूनिट उत्पादन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई अगर हम एक्स की 6 यूनिट लगा दें और वाई की 8 यूनिट लगा दें तो भी हमारा 100 यूनिट उत्पादन हो जाएगा। उसी तरह से एक्स की 8 यूनिट और वाई की जो है 6 यूनिट लगा दें तो भी 100 यूनिट उत्पादन हो जाएगा। उसी तरह उत्पादक ये भी देखता है, अगर हम एक्स की 10 यूनिट लगाएं तो वाई की 5 यूनिट लगाने से हमारा उत्पादन 100 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 फैक्टर के बीच में, जहाँ उत्पादक जो उत्पादन करता है उसकी जो मात्रा होती है वो क्या है? समान है। कैसे? अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? थोड़ा ज़रा से इसको एक लाइन में, आप इसको लाइन बाय लाइन कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, अभी हो गया। अब अगर यह x को 2 यूनिट लगाता है और y को 15 यूनिट लगाता है तो अभी उत्पादन कितना होना है? 100 यूनिट का। बी कॉम्बिनेशन जो यहाँ है, यहाँ क्या है भाई? x है 4 यूनिट, y है 11 यूनिट। सी कॉम्बिनेशन पर क्या है? 6 यूनिट x है, y 8 यूनिट है।
डी कॉम्बिनेशन पर क्या है, x कितना है 8, y कितना है 6, ई पर कॉम्बिनेशन क्या है 10 यूनिट x है और 5 यूनिट y है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है और हर एक कॉम्बिनेशन पर उसको उत्पादन की कितनी यूनिट प्राप्त हो रही है 100 यूनिट। यानी इस 100 यूनिट के उत्पादन के लिए उत्पादक के पास कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि वह किन किन फैक्टर को कितना कितना इस्तेमाल करेगा कि 100 यूनिट का उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है x की जो है, जैसे यहाँ ए कॉम्बिनेशन पर आपने देखा कि x की जो है 2 यूनिट है और y की 15 यूनिट, उसी तरह बी कॉम्बिनेशन पर x की 4 यूनिट, y की 11 यूनिट, सी कॉम्बिनेशन पर x की 6 यूनिट, y की 8 यूनिट, डी कॉम्बिनेट पर x पर 8 यूनिट, b का जो y का जो है वो 6 यूनिट, ई कॉम्बिनेशन पर x 10 है और y 15 यूनिट है ना। तो ये इसका कॉम्बिनेशन हुआ और उत्पादन कितना मिल रहा है, समान मात्रा में है, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ना। कितना है इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कितना है भाई इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सब पे कितना है 100 यूनिट उत्पादन ही होना। उत्पादन की मात्रा कितनी है 100 है, लेकिन अलग अलग क्या है भाई, अलग अलग कॉम्बिनेशन है ABCD पर, है ना। ABCD पर कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन पर ये है 2 15, बी पर 4 11, सी पर 6 8, डी पर 8 6, ई पर 2 और 10 और 5 है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये ABCDE जो है ये क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है किसका, x एंड y फैक्टर का, ठीक है, x एंड y फैक्टर का। x फैक्टर को कितना लगाया, y फैक्टर कितना लगा, इसके लिए 100 यूनिट का उत्पादन के लिए, उत्पादन तो समान है, तो इसलिए इस इक्वी प्रोडक्ट भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट, मतलब उत्पादन क्या होगा समान होगा। तो हर एक यूनिट पर उत्पादन की मात्रा 100 यूनिट है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमको A B C D E 5 कॉम्बिनेशन है ना। पांचों कॉम्बिनेशन पर क्या है उत्पादन की मात्रा समान है, तो अलग क्या है, अलग क्या है, तो यहाँ देखिए A यूनिट पर क्या है x है 2, y कितना है 15, दोनों मिला के कितना उत्पादन हो रहा है 100 यूनिट का। B पर क्या है x है 4, y है 11, उत्पादन कितना होना है 100 यूनिट। C पर चलते हैं, x है 6, y है 8, उत्पादन कितना होना है 100 यूनिट। D पर चलते हैं, x है 8, y है 6, दोनों मिलके 100 यूनिट का उत्पादन हुआ। E पर चलते हैं, x है 10, y है 5, कुल मिलाकर 100 यूनिट का उत्पादन। तो उत्पादन की मात्रा तो समान है, इसलिए आइसो प्रोडक्ट नाम देते हैं। आइसो प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन की मात्रा क्या है समान है। अलग क्या है, तो अलग यहाँ देखिए एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है ना, कि अलग कॉम्बिनेशन ए पर बी पर सी डी ई पर जो कॉम्बिनेशन एक्स वाई का वो अलग अलग है, एक जैसा तो है ही नहीं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बता रहा है। एक उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है अलग अलग साधनों को लगाकर, दो साधनों को लगाकर एक्स और वाई को, वह इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है। लेकिन क्या है साधनों को कितनी मात्रा में लगाएगा हर एक कॉम्बिनेशन पर अलग अलग है। अब देखिए अब क्या करना है कि ये जो आपका टेबल है इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर दीजिएगा तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा। इस टेबल को अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा उसको देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, इसको अगर आप ग्राफ बनाइएगा जो टेबल आपका ऊपर में है ए बी सी डी ई पर, तो यहाँ एक्स फैक्टर हो जाएगा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वाई फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक्स फैक्टर और वाई एक्सिस पर वाई फैक्टर। अब क्या करेंगे, इसको अगर ग्राफ में बनाइएगा, ग्राफ में
इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ऐसे ऐसे होगा। IQ कर्व कहते हैं। कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो 100 यूनिट का। इस पर जो अलग अलग बिंदु है, ए मान लीजिए B C D E, जितने भी पॉइंट हैं सब पर उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, 100 यूनिट। यानी आउटपुट क्या बताएगा, 100 यूनिट का। एक B C D E सब पर अलग अलग क्या है, कॉम्बिनेशन अलग है। यहाँ 2x है, आप y है कितना 15 है, इसके बराबर कितना है 4x है, y है 11, C पर कितना है 6x है, y है 8, D पर कितना है 8x है, y है 6, E पर कितना है 10x है, y है 5। तो x और y की मात्रा बदल रही है अलग अलग कॉम्बिनेशन पर, उत्पादन की मात्रा सेम है। तो ये कैसा कर्व हुआ IQ, एक नेगेटिव स्लोप का कर्व है ना, कैसा कर्व है, नेगेटिव स्लोप का है। एक मिनट जरा सा, हाँ ये नेगेटिव स्लोप का कर्व हो गया। तो ये जो अब कर्व आप देख रहे हैं, ये जो बन गया हमारा, जो ABCD E तक पॉइंट हमने दिखाया है, इसे कहते हैं सम उत्पाद कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व। क्या नाम है, आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे रहिए A B C D E, हर एक पॉइंट पर इसको आपका उत्पादन का जो मात्रा है वह इक्वल मिलेगा, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन कितना मिलेगा, सब पर सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, इस कर्व को देखकर क्या डिफाइन करेंगे, बताइए बताइए कैसे। तो इस तरह से ये क्या बताता है, पहला देखिए ये जो कर्व है IQ कर्व है, ये क्या बताता है, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। A पॉइंट पे रहिए, B पर रहिए, C पर रहिए, D पर रहिए या F पर रहिए, E पर रहिए, सब पर क्या इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली बात एक आइसोकांट कर्व जो है बताता है कि इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और क्या है, A पर B C D E क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, है ना। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का। तो एक आइसो प्रोडक्ट क्या बताता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखिए। एन आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स, बताता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, यानी 2 कारक जो आपके पास x और y है, उसके वैसे सारे कॉम्बिनेशन को बताएगा जिसको लगाकर आप 100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। दैट विल गिव द इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, है ना, और गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि वो सारा कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है, उत्पादन की समान मात्रा को बताता है। इसका मतलब हुआ कि यदि एक आइसो का प्रोडक्ट कर्व है, आइसोकांट कर्व है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम रहेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, सेम होगा। जैसे अब यहाँ पर आप देख के इसको बताइएगा कि कितना प्रोडक्शन लेवल है। एक्स फैक्टर इधर लेते हैं, वाई फैक्टर को मान लीजिए ये IQ कर्व है, ठीक है, और इस IQ कर्व पर 200 यूनिट का प्रोडक्शन है, यानी 200 आउटपुट 200 ये बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस IQ के किसी भी पॉइंट पे रहेंगे, अलग अलग हम डॉट कर दे रहे हैं, उसका नाम कुछ लिख देंगे कि या A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C D या E पॉइंट पर, या ABCD अगर आपको नहीं लिखना है तो दूसरा भी लिख सकते हैं, P Q R S T, किसी भी पॉइंट पे रहेंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको। चूँकि एक आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या बताएगा, उसके किसी भी पॉइंट पे रहिए, उस आइसो प्रोडक्ट कर्व के किसी पॉइंट पर रहेंगे तो उत्पादन आपको बराबर मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना पहले। जैसे 200 है, इसका मतलब है यहाँ P यूनिट पर, P पॉइंट पर 200 यूनिट का उत्पादन, तो Q पर भी 200, R पर भी 200, S पर भी 200 और T पर भी 200। भाई 200 ही क्यों, क्योंकि एक आइसो प्रोडक्ट कर्व के किसी भी पॉइंट पर रहिएगा तो बराबर उत्पादन ही होता है, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व
क्या है ना। हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है। ये दो गुड्स जो होते हैं एक्स और वाई, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जहां उत्पादन की समान मात्रा इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है आइसो प्रोडक्ट मैप। अब आइसो प्रोडक्ट मैप क्या होता है, देखिए आइसो प्रोडक्ट क्या होता है। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है, एक कर्व होता है जहाँ इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, IQ1 नाम देते हैं। मैप की जब बात करते हैं आइसो प्रोडक्ट मैप का, तो इसमें कई आइसो प्रोडक्ट कर्व होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व होते हैं। मान लीजिए Q है, इसके बीच में और भी हो सकता है, IQ3 भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, IQ हो सकता है। तो आइसो प्रोडक्ट मैप क्या है कि ये ग्रुप होता है आइसो प्रोडक्ट कर्व का या आइसोकांट कर्व का, जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कई आइसो कर्व है ना। तो ये आइसो प्रोडक्ट मैप क्या है, ग्रुप है आइसो प्रोडक्ट कर्व का, वहाँ कई आइसो प्रोडक्ट कर्व होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइसो प्रोडक्ट मैप कहते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एजम्पशंस ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। एक आइसो प्रोडक्ट कर्व का एजम्पशन क्या है, देखिए एजम्पशन को ध्यान में रखना चाहिए, इसी का प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो दो फैक्टर है, दे टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल, दो इनपुट है लेबर एंड कैपिटल, LK और लिखिए या X और Y लिखिए। दूसरा जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वह दिया हुआ है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल, है ना, जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो विभाजनीय है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका जो यूज हो रहा है वो फुल कैपेसिटी और फुल इफिशियंसी के साथ यूज हो रहा है। कहने का मतलब है कि जितनी कैपेसिटी है फैक्टर की, जितनी इफिशियंसी है उस हिसाब से उसका यूज हो रहा है। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन द फुल कैपेसिटी एंड इफिशियंसी। ये मेन एजम्पशन है इन आइसो प्रोडक्ट कर्व के, जिसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक आइसो प्रोडक्ट कर्व का जो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट का जो कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड लेफ्ट से राइट की ओर होता है। अभी जो आपने देखा क्यों होता है उसका जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल है Y एक्सिस पर, या Y फैक्टर है, यहाँ पर X एक्सिस पर मान लीजिए लेबर है या X है। तो ये जो हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व है ये कैसा था, ये था हमारा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग का। भाई ऐसा क्यों था, ऐसा होने का क्या कारण है, इसका होने का कारण है कि जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कितना लेबर कितना कैपिटल, इतना लेबर, कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए Q दे देते हैं, इसको दे देते हैं M। तो इस A पॉइंट पर लेबर कैपिटल कितना है, लेबर कितना है, OQ लेबर है और OM क्या है, कैपिटल है। उसके B पॉइंट पर आइए, B पॉइंट पर कितना कितना क्या है, देखिए ये Q1 ये M1। तो जब एक फैक्टर यानी कैपिटल को घटाया गया तो लेबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो चूँकि एक फैक्टर को कम करते हैं सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तभी दूसरा बढ़ता है। इसीलिए क्या होता है कि जो IQ कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जैसे इस ग्राफ में देख रहे हैं, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कहते हैं इसको। क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए कि MRTSL4K जो होता है ये डिमिनिशिंग होता है, घटता हुआ होता है। ठीक है, इसे घटती दर होती है। इसका मतलब है कि जब X फैक्टर को आप बढ़ाते हो और Y फैक्टर को एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम करते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो घटने बढ़ने का रेट होता है वो घटता बढ़ता है। हालांकि जैसे जैसे एक फैक्टर को बढ़ाया जाएगा, जैसे हम एग्जांपल में दिखाते हैं, ये टेबल जो हमारा बना था उस टेबल में आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर, ये इसको देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर इसकी जब 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो कितना यूनिट छोड़ते हैं, 4 यूनिट, है ना। इसका फिर 2 बढ़ाते इसका कितना छोड़े, 3 यूनिट, फिर 2 बढ़ाए तो कितना छोड़े, 2 यूनिट, फिर 2 बढ़ाए तो कितना छोड़े इसका, 1 यूनिट।
तो यहाँ 2 पर 1, पहला का जो रेशियो है इसका 2 और 4 का, 2 और 3 का, 2 और 2 का, 2 और 1 का, तो रेशियो क्या आ रहा है, घट रहा है। तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग, ये फैक्टर को जब एक बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है, यानी MRTS डिमिनिशिंग है यहाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो आइसोप्रोडक्ट कर्व होता है वो कैसा होता है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टीज है, जो अगली विशेषता है आइसोप्रोडक्ट कर्व की, उसको भी देख लेते हैं। कहता है एन हायर आइसोप्रोडक्ट कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आउटपुट, है ना, आउटपुट। तो जो आइसोप्रोडक्ट कर्व ऊपर में रहेगा वो उत्पादन के ऊंचे स्तर को बताएगा। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ वाई एक्सिस पर फैक्टर वाई लिख देते हैं और एक्स एक्सिस पर फैक्टर एक्स लिखते हैं। तो ये मान लीजिए ये है आइसोप्रोडक्ट कर्व, जरा सा इसको ठीक से बनाते हैं। मान लीजिए IQ कर्व है, इसमें और भी IQ है, मान लीजिए मैप ही है IQ का, पैरेलल होना कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पैरेलल होगा। और मान लीजिए ये है, तो जो ऊपर में रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो अधिक प्रोडक्शन लेवल को बताएगा, जो नीचे रहेगा वो कम प्रोडक्शन लेवल को बताएगा। जैसे मान लीजिए IQ 1 है तो 100 है, यहाँ मान लीजिए 100 यूनिट है उत्पादन का, तो IQ 2 पर कितना होगा, IQ 2 100 से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 200, तो यहाँ पर 200 यूनिट को बताएगा। IQ 3 सबसे ऊपर है तो IQ 3 सबसे अधिक प्रोडक्शन लेवल को बताएगा। तो जो IQ सबसे ऊपर में रहेगा, आइसोप्रोडक्ट कर्व ऊपर में रहेगा, वो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताएगा। यहाँ IQ 3 सबसे ऊपर में है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल को बताएगा IQ 3, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको लेके चलते हैं। एन आइसोप्रोडक्ट कर्व, टू आइसोप्रोडक्ट कर्व कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 आइसोप्रोडक्ट कर्व है तो एक दूसरे को काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता भाई, इसका क्या कारण है, तो उसके भी कारण है, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं काट सकता। जैसे मान लीजिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर आइसोप्रोडक्ट कर्व, वाई एक्सिस पर फैक्टर वाई, एक्स एक्सिस पर फैक्टर एक्स को लेते हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम लोग कि 2 आइसोप्रोडक्ट कर्व एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगर काट दिया तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये IQ 1 है और इसका दूसरा कोई IQ 2 काटता है, मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पर दोनों इस पॉइंट पर मान लीजिए E पॉइंट है, E पर दोनों कटता है। तो एक जो आइसोप्रोडक्ट कर्व है वो क्या बताता है, वो प्रोडक्शन का लेवल बताएगा। तो जैसे E पॉइंट के बाईं ओर आइए, बाईं ओर आप अभी देखें कि आइसोप्रोडक्ट कर्व जो ऊपर में रहेगा वो अधिक सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा। तो E पॉइंट के बाईं तरफ ऊपर में कौन है, IQ 1 है, तो यहाँ IQ 1 ग्रेटर देन IQ 2 है। अब E के दाईं ओर आइए, दाहिनी ओर नीचे, तो ऊपर में कौन है, E पॉइंट जो है इसके नीचे कौन है, IQ 2 ऊपर है, IQ 1 नीचे है। तो IQ 2 यहाँ क्या बताएगा, अधिक सेटिस्फेक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल को बताएगा। E पॉइंट पर कौन होगा, दोनों बराबरे हैं। तो एक आइसोप्रोडक्ट कर्व कहता है या तो प्रोडक्शन लेवल ऊपर में जो IQ है वो अधिक बताएगा, नीचे वाला कम। लेकिन अगर ऐसे कटिंग वाला बनाते हैं तो जैसे जहाँ कटता है वहाँ इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, और उसके पहले एक कम एक ज़्यादा, उसके नीचे एक पहला ज़्यादा तो दूसरा कम हो जाता है। तो ये क्या कहता है, एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए माना जाता है कि 2 आइसोप्रोडक्ट कर्व जो है एक दूसरे को काटेगा नहीं, जैसे इस फिगर में बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आइसोप्रोडक्ट कर्व कांट टच एनी एक्सिस। ये क्या कर रहा है, किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्सिस जिसके सारे ये ग्राफ बनता है, जैसे मान लीजिए इसको, ये एक्सिस वो एक्स वाई, या फैक्टर वाई या फैक्टर एक्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, या ऐसे या फिर ऐसे। टच क्यों नहीं करेगा भाई, क्या कारण है, देखिए
ये कहता है कि ये थ्योरी जो है ये कहता है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक्स और वाई का, सॉरी दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फैक्टर एक्स एंड वाई। अगर हम इसमें चलते हैं, किसी एक्स पे सटाते हैं, तो दोनों ही जगह क्या है, एक जीरो हो जाता है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट ले लेते हैं, नीचे वाले को बी, तो ए पॉइंट पर देखेंगे तो एक्स कितना है 0, वाई कितना है ओ ए। उसी तरह यहाँ बी पॉइंट पर देखेगा तो एक्स कितना है ओ बी, वाई कितना है 0। तो यहाँ तो एक ही गुड्स का कॉम्बिनेशन हुआ ना, एक ही गुड्स ना है, कॉम्बिनेशन तो बना नहीं। इसलिए मानना है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है किसी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो ये था हमारा कि एक जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, जो समोत्पाद वक्र है, उसकी विशेषताएं क्या है, समोत्पाद वक्र क्या है, समोत्पाद मानचित्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। और आज के इस क्लास में और आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट अपडेट के लिए यदि आपने अभी तक जो घंटा है, घंटा बजाया नहीं तो ज़रूर बजा लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही को ही मैसेज मिलेगा। थैंक यू।